नमस्कार स्टूडेंट्स, फिर हाजिर हैं हम आपके सामने 2017 के क्वेश्चंस को लेकर। 2017 में जो जेट का पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन अब आपके सामने सोल्व कराए जाएंगे। तो हम चालू करते हैं पेपर को बिना समय खराब किए हुए। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है 2017 में वो पूछा गया था, ये जिगलर नाटा उत्प्रेरक कौन सा है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट हमको याद रखना पड़ेगा। कैटलिस्ट एक जिगलर नाटा, इनके फॉर्मूले याद होने चाहिए। जिगलर नाटा जो उत्प्रेरक होता है उसको बोलते हैं एल्यूमिनियम से बनता है, तो ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम एंड टेट्राक्लोरो TiCl4 टाइटेनियम। तो हमारा आंसर है ये, इसे कहते हैं जिगलर नाटा उत्प्रेरक। R3Al ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम प्लस TiCl4, ये हमारा आंसर है। इसे कहते हैं जिगलर नाटा उत्प्रेरक। डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा आपको, जिगलर नाटा उत्प्रेरक किसे कहते हैं। नाम आए तो नाम ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम और टेट्राक्लोरो टाइटेनियम। आगे चलें। ल्यूकास अभिकर्मक। ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है बच्चों? ZnCl2 प्लस HCl, इसे ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। 1:1 का रेशो होता है, निर्जल ZnCl2 और सांद्र HCl, ये है ल्यूकास अभिकर्मक। तो ल्यूकास अभिकर्मक की एल्कोहल से क्रिया का सही क्रम है। एल्कोहल 3 प्रकार के दिए हुए आपको, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। 1 डिग्री एल्कोहल क्या होता है? 1 डिग्री एल्कोहल लिया हमने, ये CH3CH2OH। OH जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो आगे कितने कार्बन जुड़ा है? 1 कार्बन से, इसलिए इसको बोलते हैं 1 डिग्री एल्कोहल। ये बेटा 1 डिग्री एल्कोहल है। 2 डिग्री एल्कोहल, ये 2 डिग्री एल्कोहल है। OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कितने कार्बन जुड़ रहा है? 2 से, इसलिए कौन सा एल्कोहल है बेटा? ये 2 डिग्री। एक लिखा हुआ है 3 डिग्री। OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है इससे, ये कितने जुड़ा हुआ है? 1 2 3 से, इसलिए ये कितना डिग्री है? 3 डिग्री। तो 3 प्रकार के एल्कोहल हमने लिखे। क्रियाशीलता का क्रम बताना, ल्यूकास अभिकर्मक से कौन जल्दी क्रिया कर लेता है। तो हम तीनों में टेस्ट ट्यूब लेंगे और तीनों में ल्यूकास अभिकर्मक डाला मैंने। इसके अंदर डाला ल्यूकास अभिकर्मक, ल्यूकास रीजेंट। इसमें डाला मैंने ल्यूकास रीजेंट, इसमें डाला मैंने ल्यूकास रीजेंट। सब में मैंने ल्यूकास अभिकर्मक डाल दिया। तो मैं क्या देखता हूं? सफेद रंग का अवक्षेप आता है क्लोराइड का, एल्किल क्लोराइड का। तो व्हाइट कलर का सफेद अवक्षेप आएगा सब में, श्वेत अवक्षेप। इसमें भी श्वेत अवक्षेप आएगा, इसमें भी श्वेत अवक्षेप आएगा, लेकिन इसमें तो आएगा तुरंत, क्विकली। इसमें आएगा 5 मिनट बाद, और इसमें आएगा आधे घंटे बाद, 30 मिनट बाद। तो जल्दी किसने क्रिया की? डाला और तुरंत अवक्षेप आ गया। अवक्षेप होता है नीचे पेंदे में बिल्कुल पेस्ट जैसा गाढ़ा गाढ़ा पदार्थ बैठ जाता है। तो 3 डिग्री एल्कोहल में ल्यूकास को डालते ही तुरंत अवक्षेप आ गया। तो यानी जल्दी क्रिया किसने की? 3 डिग्री ने। तो पता चल गया 30 जो तुरंत क्रिया की जल्दी की, 5 मिनट बाद थोड़ी धीरे धीरे की, जिसने 30 मिनट बाद की उसने तो बहुत ही धीरे धीरे क्रिया की। तो सबसे अधिक क्रियाशील कौन हुआ बेटा? 3 डिग्री। तो किस ऑप्शन में लिखा हुआ 3 डिग्री सबसे अधिक क्रियाशील है? इसी में लग रहा है, इस साइन का मतलब होता है ये अधिक क्रियाशील है। तो 3 डिग्री अधिक क्रियाशील है, और किसी ऑप्शन में 3 डिग्री को लिया नहीं है। तो हमारा ऑप्शन हो गया ए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर था कि ल्यूकास अभिकर्मक के लिए क्रियाशीलता क्रम ये होता है, 3 डिग्री सबसे अधिक क्रिया करता है, 2 डिग्री उससे कम और 1 डिग्री सबसे कम। आगे चले इसी के साथ। ये हमने पिछले पेपर्स में भी सोल्व किया क्वेश्चन को, आयोडोफॉर्म वाले क्वेश्चन को। तो आयोडोफॉर्म परीक्षण कौन नहीं देगा और कौन देगा, ये क्वेश्चन मैंने पहले पढ़ा था, अब पूछ लिया कौन नहीं देगा। मैंने उस दिन बताया था आपको, आयोडोफॉर्म परीक्षण इस टेस्ट के लिए किया जाता है, जिस यौगिकों में यह समूह पाया जाता है वो आयोडोफॉर्म परीक्षण देते हैं, और जिनमें यह समूह नहीं पाया जाता वो आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देते हैं। CH3CHO एसिटाल्डिहाइड बताया था मैंने, एक एथेनॉल बताया था मैंने आपको, एक दो तो फिक्स है तो देते ही देते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो एसिटाल्डिहाइड तो देगा, आयोडोफॉर्म परीक्षण देगा। एसीटोन का सूत्र होता है CH3COCH3। आगे बेटा इसमें CH3CO समूह, तो ये भी टेस्ट देगा। एल्केनोन
एल्केनोन कम से कम ये होता है, 2 नंबर पे CO यही है, एसीटोन का दूसरा नाम है एल्केनोन 2। तो इसमें भी यही समूह आ गया, तो ये भी टेस्ट देगा। बच गया हमारे पास ये, यही टेस्ट नहीं देगा क्योंकि इसमें CH3CO समूह नहीं है, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर देखो CH3 CH2 COH। तो CH3CO नहीं है, CO किसके साथ जुड़ा हुआ है, CH3 CH2 के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए ये टेस्ट नहीं देगा। CO जुड़ा हुआ होना चाहिए था CH3 के साथ। जिन यौगिकों में CO CH3 के साथ जुड़ा होता है वो आयोडोफोर्म परीक्षण दे देते हैं। तो इन तीनों में आयोडोफोर्म परीक्षण ये नहीं देगा। हमारा सही आंसर है ये राइट आंसर है, ये राइट आंसर है, ये है वो, ये राइट आंसर। ये टेस्ट नहीं देगा, आयोडोफोर्म परीक्षण टेस्ट नहीं देगा, और ये तीनों देंगे। आगे चलें। ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या होता है? एसिटिक एसिड सब जानते हैं CH3COOH होता है। ग्लेशियल का मतलब उसके अंदर कुछ पानी का अमाउंट होता है, पानी मिला हुआ होता है। कितना पानी मिला होता है? 4.5%। तो कितना हो गया एसिटिक एसिड? 95.5% हो गया एसिटिक अम्ल। तो देख रहे हैं हमको 90% नहीं, ये रहा 95.5% एसिटिक अम्ल को ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। बाकी इसके अंदर वाटर ऐड होता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन याद रखने वाला है। तो आगे चलें। निम्न में से कौन सा समूह ऑर्थो और पैरा निर्देशित होता है? ऑर्थो पैरा का मतलब समझ लें पहले। बेंजीन रिंग होती है, इस पर यहां कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है A, तो ये पोजीशन होती है ऑर्थो, ये पोजीशन होती है मेटा, ये पोजीशन होती है पैरा, ये वापस होती है मेटा और ये होती है वापस ऑर्थो। तो कह रहा है ऑर्थो, जो ऑर्थो बनाते हैं वो पैरा भी बनाते हैं, वो मेटा नहीं बनाते। कुछ यौगिक होते हैं जो ऑर्थो पैरा एक साथ ही बनाते हैं। तो कौन सा समूह इसमें ऐसा है जो ऑर्थो पैरा यौगिक देगा? तो ऑर्थो पैरा कौन से देते हैं? एक तो देता है बेटा फिनोल OH, एक देता है NH2, एक देता है हेलोजन वाला XCl। ये समूह ऐसे हैं जो कौन से टेस्ट देते हैं हमेशा? ऑर्थो और पैरा, फिनोल NH2। ये ऑर्थो पैरा टेस्ट देने वाले निर्देशी समूह है। इन पे जब ये बेंजीन पे जुड़ा होता है यहाँ पर OH, तो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट ही बनेंगे। ये डिटेल पढ़ेंगे हम, लेसन पढ़ेंगे एल्कोहल उसमें। तो इनमें से समूह देखो कौन सा हमारे पास? NO2 नहीं हो सकता, COOH नहीं हो सकता। ये मेटा टेस्ट देते हैं, ये भी मेटा देता है, ये भी मेटा देता है, ये भी मेटा देता है। बच गया OH, जो मैं बता ही चुका हूँ। OH ही ऑर्थो पैरा निर्देशी समूह है। ये ऑर्थो और पैरा दोनों समूह देता है। तो हमारा आंसर हो गया यहाँ पर D, OH। OH ग्रुप ऐसा ग्रुप है, ऐसा क्रियात्मक समूह है, अगर ये बेंजीन पे जुड़ा हो और इसकी किसी से क्रिया कराएं तो उत्पाद बनते हैं ऑर्थो और पैरा। आगे चले। DDT, पहले इसका पूरा नाम डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, इसका पूरा नाम है। इसको बनाने में कौन सा यौगिक उपयोगी है? हाँ, तो हमको पता होना चाहिए। DDT बनाई जाती है बेटा इससे, क्लोरोबेंजीन से, C6H5Cl से, और दूसरा यौगिक लिया जाता है इसके अंदर क्लोरल। इन दोनों यौगिकों से बनाई जाती है DDT, क्लोरल से और क्लोरोबेंजीन से। तो कौन सा यौगिक? बेंजीन नहीं है भैया, क्लोरोबेंजीन आ गया, फिनोल नहीं है, एथीन नहीं है, इससे बनाई जाती है। ये हमारा आंसर सही है। C6H5Cl से DDT बनाई जाती है। आगे चलें। बर्जियस प्रक्रिया से कृत्रिम पेट्रोल बनाने में क्या क्या उपयोग? बिल्कुल सही है। कृत्रिम पेट्रोल, सिंथेटिक पेट्रोल बनाने के 2 मेथड होते हैं, फिशर-ट्रॉप्स एंड बर्जियस। तो फिशर-ट्रॉप्स में क्या यूज में लेते हैं, बर्जियस में क्या यूज में लेते हैं, ये हम दोनों बता देते हैं। ये जो फिशर-ट्रॉप्स प्रोसेस होता है उसमें ये चीज काम में ली जाती है, फिशर-ट्रॉप्स। फिशर-ट्रॉप्स विधि में ये काम में लेते हैं, वाटर गैस और H2। और इसमें क्या लेते हैं बर्जियस में? कोयला और H2, और भारी तेल तो होता ही है। कोयले से और H2, कोल से और H2 से बनाई जाती है। तो अभी हमको हमारा क्वेश्चन पूछा बर्जियस में क्या यूज लेते हैं? ये यूज लेते हैं भारी तेल लेते हैं, कोयला लेते हैं और हाइड्रोजन गैस लेते हैं। अगर ये क्वेश्चन फिशर-ट्रॉप्स के लिए पूछा होता तो वाटर गैस और H2 लेते हैं। आगे चलें। प्राकृतिक रबड़, बिल्कुल सही है। प्राकृतिक रबड़ का चयन, यानी प्राकृतिक रबड़ एक नाम और दिया गया है इसमें, जो प्राकृतिक रबड़ का दूसरा नाम होता है। तो प्राकृतिक रबड़ किससे बनता है बेटा? प्राकृतिक रबड़ का जो एकलक है वो है ये प्राकृतिक रबड़ का एकलक होता है। इसको बोलते हैं आइसोप्रीन। क्या बोलते हैं इसको? सामान्य नाम है आइसोप्रीन।
IUPAC नाम भी होता है इसका 2 मेथिल 1,3 ब्यूटा ब्यूटाडाइन। ये दोनों नाम है, ये भी इसका नाम है, ये भी इसका नाम है। IUPAC साधारण नाम है। इनका बहुलक होता है प्राकृतिक रबड़। तो जब भी आइसोप्रीन से बहुलक बनेगा तो नाम क्या हो जाएगा? पॉली आइसोप्रीन। तो पॉली आइसोप्रीन का लिखा हुआ ये रहा। तो प्राकृतिक रबड़ को पॉली आइसोप्रीन भी कहते हैं। प्राकृतिक रबड़ का एक अलग ये है, प्राकृतिक रबड़ इससे बनता है। तो हमारा प्राकृतिक रबड़ जिसके अंदर नाम दिया हुआ है पॉली आइसोप्रीन, और जो ये दूसरे आंसर वो गलत है। निम्न में से कौन सी स्पीसीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है? 3D10 4s1। ये कॉपर का होता है बेटा, कॉपर आता 29 पर। कॉपर का विन्यास होता है वैसे तो 3D9 4s2, पर आपको पता होगा स्थायी होने के लिए यहां से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है ये, तो ये हो जाता है 3D10 4s1। कॉपर पर कोई भी चार्ज नहीं है तो ये विन्यास, तो कॉपर पर कोई भी चार्ज नहीं है, 0 चार्ज है, ये विन्यास। तो इसका आंसर हो गया ये। निम्न में से कौन सा रंगीन आयन है? कलर्ड। भैया रंगीन के लिए जरूरी है, कलर होने के लिए जरूरी है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, एक भी हो तो रंगीन होगा वो यौगिक। इन सब में देखते हैं किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। Zn का विन्यास होता है 3D10 4s2 प्लस 2 लग गए, 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो 10। डी में अगर 10 बने तो फुल फिल है, कंप्लीट फिल है, तो ये रंगीन नहीं है। Cu प्लस अभी विन्यास आया था मैंने 3D10 4s1, इस पे एक +1 लगाओ तो ये भी हट गया, तो खाली D10 इसी में, ये भी फुल फिल भरा हुआ है, ये भी गलत है। स्कैंडियम 3D1 4s2, इसके आगे तो फुल भरे हुए होते हैं, +3 2 ये कम आगे कंप्लीट फिल्ड है, तो ये भी नहीं है। Ti+3 का विन्यास होता है 3D2 4s2, 3 इलेक्ट्रॉन 2 यहां से, 1 यहां से कम हो जाएगा, 2 - 1 तो ये बच जाएगा 3D1। डी में 1 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, और डी कक्षक में जब 1 इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो अयुग्मित ही होता है। ये लो एक अकेला इलेक्ट्रॉन, तो यही रंगीन है क्योंकि इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, बाकी सब में सारे इलेक्ट्रॉन जोड़े के रूप में है, युग्म के रूप में है। अगला क्वेश्चन है 11, निम्न में से कौन सा प्रबल अनुचुंबकीय है? अनुचुंबकीय के लिए हमारे पास होने चाहिए बेटा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अगर एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होगा तो यौगिक अनुचुंबकीय होगा। अगर इलेक्ट्रॉन की अयुग्मितता यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगातार बढ़ती है तो अनुचुंबकीय प्रवृत्ति भी बढ़ती रहती है, यानी जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यौगिक उतना ही प्रबल अनुचुंबकीय होता जाएगा। तो आओ चेक करते हैं। Cu+2 दिया हुआ आपको, विन्यास होता है इसका 3D9 4s2, +2 का मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, खाली बच गया 3D9। 3D9 को भरोगे डी कक्षक में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित। दूसरा है Cu+ 3D9 4s2, 1 प्लस है तो 1 कम हो जाएगा यहाँ से, इससे बच जाएगा 1। तो डी में तो 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एस में 1, कितने इलेक्ट्रॉन अयुग्मित? 2 इलेक्ट्रॉन। Cr का विन्यास होता है 3D4 4s2, 1 + 1 माइनस कम कर दो, इसमें से बच गया 1। तो डी में तो हो गए 4, 1 2 3 4, तो 1 हो गया एस में। 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है इसके अंदर। Cr+3 3D4 4s2, 2 यहां से कम, 1 यहां से कम, तो बच गया 3D3। 3D3 का समझ गया आप कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आएंगे बेटा? 3, 1 2 3, इसमें आए 3 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित। तो इलेक्ट्रॉन अयुग्मित की संख्या मैंने निकाल ली। सबसे ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं 5, और जो किसमें है? सी में, Cr+, ये सबसे प्रबल अनुचुंबकीय है इन चारों में से। तो आपका ये आंसर हो गया Cr+। आगे चलें। स्थूल व कोलाइडल डिस्प्रेस्ड प्रक्रम द्वारा प्रकाश का बिखराव क्या कहलाता है?
प्रकाश का बिखराव का मतलब है प्रकाश मेरे आंखों के सामने से गुजर रहा होगा, आपके आंखों के सामने से गुजर रहा है तो दिखाई नहीं देता, क्योंकि प्रकाश का वेग इतना तेज होता है कि हमारे आंखें उसको पकड़ नहीं पाती। लेकिन सुबह के समय या शाम के समय आपने देखा होगा अपने मकान की खिड़की होती है, जो रोशनदान होते हैं, वहां से प्रकाश की एक लाइन आती रहती है, जो भी दिखाई देती है कि यहाँ से यहाँ तक लाइट आ रही है। तो ये सबसे पहले टिंडल ने देखा था, इसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ये प्रकाश का बिखराव हो गया, जो धूल के कण उसको क्या कर लेते हैं, प्रकीर्णित कर देते हैं, डिस्प्रेस कर देते हैं, फैला देते हैं। तो डिस्प्रेस करने से हमको प्रकाश आसानी से दिखाई दे जाता है, और ये घटना कहलाती है टिंडल प्रभाव। प्रकाश के पथ का दिखाई देना, प्रकाश का बिखराव या प्रकाश का दिखाई देना कौन सी घटना है, टिंडल प्रभाव घटना। आंसर हो जाएगा टिंडल प्रभाव। एंथैल्पी का परिवर्तन यानी डेल्टा एच, ये एंथैल्पी परिवर्तन ये निकाला जाता है दो चीजों से, मैं पहले बताया था, हेस के नियम से या कैलोरीमीटर से। तो कह रहा है एंथैल्पी परिवर्तन कैलोरीमीटर द्वारा नहीं निकाल सकता, किसकी सहायता से निकाल सकते हैं, मैं बता दिया हेस के नियम से। कहां लिखा बेटा, ये रहा, हेस का नियम ही एंथैल्पी परिवर्तन की जानकारी देता है। PCl5 में कौन सा संकरण है, संकरण निकालने के लिए P सेंट्रल एटम है, केंद्रीय परमाणु है। P का विन्यास होता है 15 नंबर पे P आता है। बाह्यतम कोश का विन्यास होता है इसका 3D 3,4S नहीं सॉरी P यहां पर केंद्रीय परमाणु है जो 15 नंबर पर आता है। इसका विन्यास क्या होता है, पूरा विन्यास लिख देते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, ये बाह्यतम कोश हो गया। 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन, 15 हो गए, 10 और 5 15। तो 5 इलेक्ट्रॉन इसके बाह्यतम कोश में पाए जाते हैं। कुल इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, 5। तो P के ऊपर 5 पॉइंट बना दो, 1 2 3 4 5। कितने Cl अटैच, इससे 5 Cl अटैच, 1 दूसरा तीसरा इससे, चौथा इससे, पांचवा इससे। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड हो गया 5, 1 2 3 4 5। 5 का डिवाइडेशन कर दो, S को देंगे 1 क्योंकि S में 1 कक्षक होता है, P में 3 कक्षक होता है, 5 में से दे देंगे इसको 3, 3 और 1 4, 5 में से 4 खत्म हो चुके, 1 और बचा वो दे देंगे बच्चे को सा D को। तो S में 1 है तो S लिख सकते हैं, P में 3 है, P3 और D, sp3d। sp3d संकरण पाया जाता है PCl5 में। संकरण को और डिटेल से लेंगे अपन जब हमारा थ्योरी सेशन स्टार्ट होने वाला है उसमें। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा यौगिक आयनिक बंध है, आयनिक क्या होते हैं, S ब्लॉक के। जैसे जैसे इधर चलते हैं S से P में तो सहसंयोजक गुण आ जाते हैं। तो यहां पर केंद्रीय परमाणु C है, ये P ब्लॉक का एलिमेंट है, P ब्लॉक। Mg S ब्लॉक का एलिमेंट है, Cl2 P ब्लॉक का एलिमेंट है, H2 सहसंयोजक होता है, S ब्लॉक का एलिमेंट है। 2 S ब्लॉक के हैं परंतु H2 में इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, इसलिए इसमें सहसंयोजक बंध बनता है। तो आयनिक बंध बना सिर्फ इसमें MgCl2 में। MgCl2 का आयनिक यौगिक है। किसका गलनांक सबसे कम है, आकार बढ़ने पर गलनांक कम हो जाता है, साइज जितनी जितनी बड़ी होती है उसका गलनांक जो मेल्टिंग पॉइंट है कम हो जाता है। हमको कौन से तत्व दिए हैं, फर्स्ट ग्रुप के दिए हुए हैं, हे ली ना कर रब से फरियाद। क्या क्या दिया हुआ, Li ये रहा, एक दिया पोटेशियम ये रहा, एक रुबिडियम और एक सीजियम। इन चारों में सबसे नीचे कौन है बेटा, सीजियम। तो जो सबसे नीचे उसका आकार सबसे बड़ा होता है, और जिसका आकार सबसे बड़ा होता है उसका गलनांक सबसे कम होता है, क्योंकि नीचे चलने पर आकार बढ़ते हैं हर वर्ग में। तो सीजियम, ये आंसर हमारा सही है, डी। किसी पदार्थ के जलीय विलयन की सांद्रता गुणनफल बराबर स्थिर है तो और बराबर होगा, स्थिर और बराबर होगा। जल के लिए होता है, जल के जो H+ आयन और OH- आयन उनकी सांद्रता को मान क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और उस सांद्रता को दर्शाया जाता है इससे Kw, जल के आयनिक गुणनफल से। तो Kw ये तो गलत लिखा हुआ है, ये गलत है, ये सही है। जल का आयनिक गुणनफल, जल के आयनिक गुणनफल हमेशा H+ की सांद्रता और OH- की सांद्रता बराबर होती है, जिसका मान होता है 1.01 गुणा 10⁻⁷। यहाँ भी यही होती है 1.01 गुणा 10⁻⁷, ये बेटा दोनों। तो Kw के लिए या लिख सकते हैं जल के लिए, H2O के लिए H+ और OH- हमेशा स्थिर रहते हैं सांद्रता का मान। इन सब पर नेगेटिव चार्ज है वैसे तो। कौन सा दुर्बल संयुग्मी क्षार है, दुर्बल क्षार, जो प्रबल अम्ल होगा वो दुर्बल क्षार होगा। तो प्रबल अम्ल निकाल ले इसके अंदर हम, प्रबल अम्ल कैसे निकलेगा, Cl की ऑक्सीजन अवस्था निकाल लो। यहाँ पर Cl की मान ली मैंने x, ऊपर होता -2, -1 लगा हुआ तो x बराबर आ जाएगा +1।
तो यहां पर Cl के ऑक्सीजन होता है 1, यहां पर देखें X, ये हो गया 4, यहां पर Cl की ऑक्सीजन होता आ गई 3, यहां पर X माइनस, यहां आ गई 7, यहां आ गई X माइनस 6, यहां आ गई 5। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होता है Cl की किसमें? इस यौगिक में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होता है इसमें, इसलिए प्रबल अम्ल है। ये क्या है बेटा? प्रबल अम्ल, ऑक्सी अम्ल है ये, ऑक्सी, अगर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो उसको बोलते हैं ऑक्सी अम्ल। और किसी भी यौगिक के ऑक्सी अम्लों की जो अम्लीयता बतानी है तो हम ऑक्सीजन निकाल लें केंद्रीय परमाणु का। ऑक्सीकरण अंक जितना ज्यादा होगा उसकी अम्लीय प्रवृत्ति भी उतनी ज्यादा होगी, और जो जितना प्रबल अम्ल होगा वो उतना ही दुर्बल क्षार होगा। तो प्रबल अम्ल कौन है? ClO4 माइनस, तो ये क्या हो गया? दुर्बल क्षार। यही आंसर हमारा, ये सबसे दुर्बल क्षार है, सी आंसर। एमीन, 3 एमीन है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। इनका पृथक्करण के लिए कौन सा यौगिक काम में लिया जाता है? याद रखें, इनका पृथक्करण हम करते हैं एक तो प्रभाजी आसवन से, एक हिंसबर्ग अभिकर्मक से। हिंसबर्ग अभिकर्मक डाल दो, प्रभाजी आसवन कर दो, या डाल दो इसके अंदर नाइट्रस अम्ल। इन तीनों से हम इनका क्या कर सकते हैं? पृथक्करण कर सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास ना तो प्रभाजी आसवन कहीं लिखा हुआ है, एक यौगिक लिखा हुआ है ये हिंसबर्ग अभिकर्मक। क्या होता है? ऐसा नाम है, हिंसबर्ग अभिकर्मक रिएजेंट। इसका आईयूपीएसी नाम क्या होता है? नाम जो है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ये इसका नाम है हिंसबर्ग अभिकर्मक का रासायनिक नाम। सूत्र होता है C6H5SO2Cl। ये कहाँ लिखा हुआ आपके पास? ये। तो ये आंसर हो गया। हिंसबर्ग अभिकर्मक से तीनों एमिनो को आपस में पृथक किया जा सकता है। और हिंसबर्ग अभिकर्मक में ये सूत्र नहीं है तो नाम आ जाए, तो नाम ये रहा बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड। ये आ जाए हिंसबर्ग अभिकर्मक, तीनों एक ही आंसर है, तीनों एक ही चीज है। निम्न में से कौन सा एल्किल हैलाइड SN2 आएगा? यहां पर ये प्रिंट नहीं हुआ। SN2 क्रिया कौन प्रदर्शित करता है? तो दो प्रकार की क्रिया होती है, आपने पढ़ा होगा, एक तो होती है SN1, एक होती है SN2। तो इसमें जो क्रम होता है वो होता है 3 डिग्री सबसे अधिक, 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। इसमें होता है 1 डिग्री सबसे अधिक, 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। तो SN2 का क्वेश्चन पूछा तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड सबसे अधिक जल्दी क्रिया करेगा। तो 1 डिग्री है कौन सा इसमें? ये तो है 2 डिग्री, ये है 3 डिग्री, ये है 1 डिग्री, और तृतीयक लिखा हुआ ये भी है 3 डिग्री। ये 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री SN2 के लिए 1 डिग्री आएगा, तो 1 डिग्री सबसे अधिक क्रिया करता है। तो सी आंसर इसका हो गया सही। ये हमारा 1 से लेकर 20 तक का क्वेश्चन का जो सेशन था वो कंप्लीट हुआ। 2017 हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे क्वेश्चन जो 21 से 40 तक होते हैं वो कंप्लीट करेंगे। तो आज्ञा लेता हूं आपसे, लेकिन आज्ञा लेने से पहले ये बता देता हूं कि आप वीडियो देख रहे होंगे, पसंद कर रहे होंगे, लेकिन उसके साथ साथ आप हमारा भी ख्याल रखिए, उनको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जल्दी जल्दी हमें लाइव आने का मौका दीजिए ताकि हम लाइव आपके सामने पेश हो सकें। और अब हम कुछ ही दिनों में थ्योरी सेशन भी स्टार्ट कर रहे हैं, थ्योरी सेशन भी आप देखें, और जो ये अपना नुकसान हुआ है 2-3 मिनट कंप्लीट करें उसको। और मैं पूरी भगवान से कामना करूंगा कि आप निश्चित रूप से जेट के एग्जाम में सफलता प्राप्त करें। धन्यवाद।